हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपके साथ वादा किया था कि हम आपके हिंदी और अंग्रेजी के वो सारे चैप्टर वाइज समरी के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आपके सामने आएंगे। तो आज से हम शुरुआत करते हैं अपने उस सेशन का जो 2025 में जो 12th क्लास के जो एग्जामिनी है, बिहार बोर्ड के जो एग्जामिनी है, उनके बच्चों के लिए ये बहुत ही प्यारा सा सेशन आपका होने वाला है। तो हो जाइए तैयार आप लोग। तो आपको मैं कहता हूं, मैंने आवाज दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी मिला दो अपनी आवाज मेरे आवाज के साथ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। सबसे पहला जो आपके बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है, पहला चैप्टर जो आपका किस चीज का, रेनबो पार्ट 2 के बुक का अंग्रेजी का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो आप लोग अभी बोर्ड पर देख रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे यहां इस सेशन में, सबसे पहले मैं आपको उसकी समरी बताऊंगा और समरी के साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हम उसका आंसर आपको करवाएंगे। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए, और चलिए सुनते हैं हम सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो लिखा हुआ है हमारे महात्मा गांधी के द्वारा। आप लोग सबको पता होगा कि महात्मा गांधी को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं, यानी राष्ट्रपिता के नाम से भी इनको जानते हैं। और इनका जन्म आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर 1869 को, 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। और इनका हमारे देश के आजादी की लड़ाई में इनका बड़ा योगदान रहा है। लेकिन यहां पर आजादी से लड़ाई से संबंधित इन्होंने कोई बातें नहीं की है। इन्होंने भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता के बारे में उन्होंने बात की है। दो टर्म है बेटा यहां पर, एक आपका टर्म है सिविलाइजेशन, दूसरा टर्म है हमारा कल्चर। तो सिविलाइजेशन जिसका हिंदी मतलब होता है सभ्यता, और कल्चर जिसका अर्थ होता है संस्कृति। तो हम आज बात करेंगे भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात करेंगे किनकी नजर में, महात्मा गांधी की नजर में। महात्मा गांधी की नजर में भारत की संस्कृति क्या है और भारत की सभ्यता क्या है। इस हमारे पूरे अध्याय में, हमारे इस पूरे चैप्टर में गांधी जी ने दो सभ्यता की मूल रूप से बात की है। एक हमारी भारतीय सभ्यता की बात की है और दूसरा हमारा वेस्टर्न यानी पश्चिमी सभ्यता की बात की है। और दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है। उन्होंने जो बताया है भारतीय सभ्यता और संस्कृति का, हमारे पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के बीच में जो क्या डिफरेंस है इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो एक लाइन में आप उसका डिफरेंस यह समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा है कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति है, उसका आधार है स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब होता है अध्यात्मवाद। और जो पश्चिमी सभ्यता है, जो वेस्टर्न कल्चर हमारा कहा जाता है, जिसको आप यूरोपियन सिविलाइजेशन और कल्चर भी कह सकते हैं, इसका आधार हमारा है कि वो मेटेरियलिज्म है। तो दो सभ्यताओं की बात करिए और बहुत बड़ा सा अंतर है ये। एक अध्यात्मवाद है, एक हमारा वस्तुवाद है, एक भौतिकवाद है। इस दोनों को समझने के लिए आप इसको ऐसे समझें। अध्यात्मवाद कहता है हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, वो हमें सिखाती है कि हमें अपने धीरे धीरे हम अपने ऐसे लग्जरियस आइटम्स को, जो हमारी विलासतापूर्ण संबंधित जो वस्तुएं हैं, हम उनको धीरे धीरे त्याग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये जीवन जो मिला है, ये केवल भोग विलास में पूरा जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। हमारी जो यात्रा होती है वो धीरे धीरे हमारी यात्रा इस आत्मा का यात्रा परमात्मा से मिलन का है। यानी हमारे यहां हमारी संस्कृति में बताया जाता है कि हम कम से कम आवश्यकताओं में जी करके ज्यादा से ज्यादा समाज की सेवा कर सकते हैं। जबकि यूरोपियन कंट्रीज में कहता है कि वहां मेटेरियलिज्म की बात की जाती है, वहां एक ऐसी संस्कृति की बात की जाती है जो भौतिकवाद है। बहुत सारे लोग विलासतापूर्ण संस्कृति में जीते हैं, वहां लोग बड़ी लग्जरियस लाइफ जीते हैं, विलासतापूर्ण संस्कृति में जीते हैं। तो इसी दो संस्कृति के बारे में गांधी जी ने क्या क्या बातें कही है, हम उन्हीं की आगे चर्चा करेंगे। अब बोर्ड पर आपको समरी दिखेगा, हम उस समरी को
हल्के फुल्के अंदाज में सबसे पहले उसको समराइज करके आपको समझाएंगे और उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन पे आएंगे। तो मूल रूप से मेरा मकसद है आपको समरी बताना और उसके आधारित, उस पर आधारित जितनी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, जो संभावित प्रश्न हैं, जो आगामी 2025 के एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, उनका कलेक्शन आपको दिखेगा और उसका हम लोग आंसर आप और हम दोनों मिलकर करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर का नाम है, पहला नंबर चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। तो चलिए हम लोग समरी की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हम लोग समरी बोर्ड के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ध्यान से समझिएगा समरी की हम बात यहां आपसे कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, कहता है हमारा इन दिस एसे, ये एक प्रकार का एसे है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक लेख है, ये एक एसे है। किस चीज के ऊपर एसे है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर ये एसे लिखा है इन्होंने। गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी को क्या कहा जाता है? कहते हैं द फादर ऑफ नेशन। गांधी जी को हम लोग क्या कहते हैं? गांधी जी को हम लोग भारत के, अपने देश का फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता के नाम से इनको जानते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है कि गांधी जी को क्या कहा जाता है। तो गांधी जी को हम लोग क्या कहते हैं? गांधी जी को हम लोग फादर ऑफ नेशन कहते हैं। तो यहां बात है, हम लोग गांधी को फादर ऑफ नेशन कहते हैं। हैज थ्रोन लाइट ऑन द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि इस अध्याय में, इस चैप्टर में उन्होंने मुख्य रूप से किस बात पर फोकस किया है? भारत की संस्कृति के ऊपर और भारत के सिविलाइजेशन यानी हमारी सभ्यता और हमारे कल्चर के ऊपर उन्होंने विशेष रूप से बात की है। आगे देखिए, कहता है ही फाइंड्स इंडियन सिविलाइजेशन सुपीरियर टू यूरोपियन। सबसे पहली बात कि उन्होंने कहा है, पूरे अपने इस चैप्टर में बताने की कोशिश की है कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति और भारत की जो सभ्यता है, ये यूरोपियन संस्कृति से, जिसको वेस्टर्न भी कह सकते हैं, जिसको यूरोपियन भी कह सकते हैं, उनकी संस्कृति से ये बेहतर है। क्या है हमारा? सुपीरियर है। देखो यहां लिखा हुआ है सुपीरियर टू यूरोपियन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन। However, फिर भी he stresses the amalgamation of what is based in the western civilization। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बात कही है, एक बहुत अच्छी बात गांधी जी ने कही है कि भले हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को मानते हैं, परंतु वो कहते हैं कि अगर पश्चिमी सभ्यता में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे काम की चीजें हैं, जिससे हम ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, या जो हमारे लिए अच्छी चीजें हैं, तो हम उनकी सभ्यता और संस्कृति की अच्छी बातों को ले लें। लेकिन वो कहना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि हम उनके पूरी तरह से उनका अनुकरण ना करें। हाँ, उनकी कुछ अच्छी बातों को ले लें, लेकिन हम उसे अपने तरीके से जिए। अच्छा, एक सामान्य सी बात देख लो। जैसे अभी 2025 आपका ये नया वर्ष आने वाला भी है, तो आप समझो कि हम कोई भी नए वर्ष का जश्न मनाते हैं, मान लो, तो नए वर्ष का जश्न हम कैसे मनाते हैं? तो हम केक काटते हैं रात में, लेकिन आपने देखा होगा कि सुबह सुबह मंदिर के गेट पर हम लड्डू का डब्बा लेकर के हनुमान मंदिर में सामने लाइन भी लगा देते हैं। यानी संस्कृति उनकी है, केक काट करके भी उनकी संस्कृति को मैंने मनाया, परंतु सुबह होते ही हम अपनी संस्कृति में जीना शुरू करते हैं। तो ये हमारी खूबसूरती है, हमारी सभ्यता और संस्कृति की खूबसूरती है कि हम उसे अपनी तरीके में ढाल लेते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि कोई बात नहीं है, अगर उनकी संस्कृति के कुछ अच्छी चीजें हैं तो हमें अपना लेना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? ही स्ट्रेस है, जो दबाव डालते हैं किस चीज पर? द एमलगेमेशन ऑफ व्हाट इज बेस्ड इन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जो उनकी अच्छी चीजें हैं, जो अच्छी बातें, हम उनको उनमें से ले लें, हम ग्रहण कर लें विद द इंडियन सिविलाइजेशन। और क्या करें उसे? हम अपनी भारतीय सभ्यता के साथ उसे मिक्सअप कर लें। क्यों? क्योंकि हमेशा नई चीजों को प्राप्त करना यह आदमी का लक्ष्य होना चाहिए। तो हमारी संस्कृति का भी लक्ष्य है कि अच्छी अच्छी चीजें दुनिया के किसी भी कोने में मिलती हो तो हम ले लें, लेकिन अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम, महात्मा गांधी के अनुसार सिविलाइजेशन कहते किसको है? सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स वन टू द पाथ ऑफ ड्यूटी। अब गांधी कहते हैं सिविलाइजेशन का मतलब क्या है?
हमारी सभ्यता का मतलब क्या है? तो गांधी जी अपने शब्दों में कहते हैं कि सभ्यता का मतलब है कि हमें अपनी ड्यूटी यानी अपने कर्तव्य के रास्ते पर चलना। यही हमारा सभ्यता हमें सिखाती है। खास करके हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो हमें अपने कर्तव्य के रास्ते पर चलना सिखाती है। इसलिए क्या कहते हैं, क्वेश्चन आता है आप लोगों को, दो दो नंबर का भी क्वेश्चन आता है, एक नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आएगा। कहता है क्या है सिविलाइजेशन, क्या है? तो सब सिविलाइजेशन देखो क्या कहता है, दैट मोड ऑफ कंडक्ट, वो हमारी संस्कृति का वो हमारा तरीका है जीने का, विच गाइड्स, जो किसी भी व्यक्ति को गाइड करता है और किधर लेकर जाता है, टू द पाथ ऑफ ड्यूटी, मतलब हमें अपने कर्तव्य के रास्ते पर चलना सिखाता है। इट रिवील्स द फैक्ट, रिवील करना मतलब होता है रहस्य को उद्घाटन करना, यानी सीक्रेट, यानी रहस्य को खोलना। तो ये क्या बताता है, यहां पर रिवील का मतलब बताना है। इट रिवील्स द फैक्ट, कहता है वो इस तथ्य को बताता है कि वन हैज ए जस्ट एंड ए मोरल कैरेक्टर। जस्ट का मतलब है न्याय प्रिय होना। तो व्यक्ति को क्या होना चाहिए, न्याय प्रिय होना चाहिए। यानी हमें अपनी हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है वो बताता है कि हम किसी के ऊपर कोई अन्याय ना करें, ना भेदभाव हो, छोटे और बड़ों के बीच का अंतर नहीं हो, गरीब और अमीर के बीच का अंतर नहीं हो, हम सब के साथ समान व्यवहार करें। मोरल कैरेक्टर हो हमारा, नैतिक कर्तव्यों की बात की गई है। जैसे आपने सुना होगा गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेकिन यह कोई संवैधानिक हमारा एक्ट तो नहीं है, संविधान तो नहीं लिखा हुआ है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। लेकिन यह कौन सिखाता है, यह हमारा वो सिविलाइजेशन सिखाता है, हमारी वो सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता बताता है, हमारी वो संस्कृति बताता है कि हम वैसे व्यक्तियों की मदद करें जिसे कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, और अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप उसकी मदद करते हैं। यही हमारा कैरेक्टर है। तो कहता है ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा गुण है, ये हमारा कैरेक्टर है। इंडियन सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशियंट, कहता है भारत की जो संस्कृति है ये दुनिया की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ये बहुत सारी प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, एंड द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग। और इतना ही नहीं है, केवल प्राचीन नहीं है, सबसे लंबे समय तक सर्वाइव करने वाला है। मतलब पूरी दुनिया को घूम के देख लो, गांधी जी आगे भी एक उदाहरण देते हैं, आगे उदाहरण देते हैं वो कि दुनिया की जितनी पुरानी पुरानी सभ्यताएं, जैसे यूनान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, जापान की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन सब का उन्होंने उदाहरण दिया है। और वो कहते हैं कि इन सारी सभ्यताओं को जरा ध्यान से देखो, अब दुनिया में कोई भी सभ्यता बची नहीं है। ये सारी सभ्यताएं, सब कुछ खत्म हो गया और पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। परंतु एकमात्र दुनिया में एकमात्र ऐसी सभ्यता है, एकमात्र ऐसी संस्कृति है, वो भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति है, जो अभी भी अपने पूर्व की स्थिति में जीवित है। गांधी जी आगे कहते हैं, अगर आपको हमारी सभ्यता को देखना है, हमारी संस्कृति को देखना है, आप चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता क्या है, तो वो कहते हैं गांव में चले जाओ। आज भी गांव के अंदर वो झोपड़ियां तुम्हें मिलेंगी, आज भी गांव के अंदर खेत को वो पुराने ढंग से खेती होते हुए आज भी दिख जाएगा। आज भी वो परिधान, आज भी वो ड्रेस, आज भी हमारा वो पोशाक जो हमारे पूर्वज पहना करते थे, आज भी गांव के अंदर वो दिखाई पड़ जाता है। हालांकि वहां भी बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं, परंतु फिर भी आज भी हम अपनी संस्कृति में जी रहे हैं। गांधी जी कहते हैं अभी भी हमारी संस्कृति सबसे ज्यादा एंशिएंट होने के बावजूद भी सबसे अच्छी बात यह है कि वो आज भी सरवाइव कर रहा है इन ऑल द सिविलाइजेशंस। वो सिविलाइजेशन सरवाइव कर रहा है ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार में। इट प्रोफेसेस द प्रिंसिपल ऑफ द लाइफ एंड लेट लिव एंड लेट लिव। कहता हमारी जो संस्कृति है वो एक बात पर आधारित है, हमारी संस्कृति कहती है लिव एंड लेट लिव, यानी जियो और जीने दो। इस आधार पर हमारी संस्कृति चलती है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये हमारी संस्कृति का बहुत बेस मूल मंत्र है। ये सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी हमारे पोशाक तो सिंपल हो, हमारे जीवन जीने का जो हमारा स्टैंडर्ड है,
वो तो भौतिक रूप से तो बड़ा साधारण हो, परंतु मन में विचार बड़ा उच्च हो। यानी लिविंग तो हमारा सिंपल हो, लेकिन हमारी थिंकिंग कैसे हो, बहुत हाई थिंकिंग हो, ये हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। इन इट्स मोटो, कहता यही हमारी संस्कृति का मोटो है। क्या है संस्कृति का मोटो? तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है, ये हमारा मोटो है। आगे देखिए क्या कहता है, इट प्रमोट्स मोरल एलिवेशन। क्या कहता है? मोरल एलिवेशन को। हमारी संस्कृति नैतिकता को प्रमोट करती है, हमारी संस्कृति नैतिक चीजों को प्रश्रय देती है, नैतिक चीजों के बारे में वो वकालत करती है, नैतिक चीजों की वकालत करती है। जबकि दूसरी तरफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन ठीक उसके अपोजिट, वो अनैतिक चीजों पर आधारित है। जहां पर भौतिकवाद होगा, जहां पर हम अपनी विलासतापूर्ण जीवन को जीने की कोशिश करेंगे, वहां पर वे विचार शुरू होगा, वहां पर गलत आचरण शुरू होगा। क्योंकि धन को प्राप्त करने के लिए हम गलत मार्ग पे चलते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, झूठ बोलते हैं, हम किसी को चीट करते हैं, किसी को धोखा देते हैं। लेकिन कहते हैं अगर हमारी आवश्यकताएं कम होंगी तो हमारा मोरल कैरेक्टर हमारा जीवित होगा। इसलिए कहते हैं हम किस चीज पर आधारित है, हम किसी को एलिवेट करते हैं, मोरल एलिवेशन है। सेल्फ कंटेंटमेंट, सेल्फ मतलब होता है स्वतः, और कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, यानी स्वयं संतुष्टि की बात करते हैं, कम से कम चीजों में संतुष्ट होने की हम बात करते हैं। रेनन्सिएशन एंड रियल हैप्पीनेस। रिनन्सिएशन यानी अपने अंदर कुछ ऐसी चीजों को प्राप्त करना, कुछ ऐसी हमारे अंदर के कुछ ऐसे भाव को जीवित करना जो हमें क्या करता है, हमें मानसिक रूप से हमें संतुष्ट बनाता है। कम से कम चीजों को लेकर हम संतुष्ट रहें। यही गांधी जी कहते हैं, यही हमारा रियल हैप्पीनेस है, यही हमारा मुख्य क्या है, हैप्पीनेस है, यही खुश रहने की बात है, यह हमारा मूल मंत्र है खुश रहने का। इट हैज बिलीव इन स्पिरिचुअलिज्म अनलाइक द वेस्टर्न सिविलाइजेशन दैट प्रमोट्स मटेरियल प्लेजर। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिज्म की बात की जाती है, यानी हम अध्यात्मवाद की बात करते हैं। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब क्या होता है? अध्यात्मवाद जिसको कहते हैं, अध्यात्मवाद इसको कहते हैं, अध्यात्मवाद। तो हम अध्यात्मवाद की बात करते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमारा जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो मटेरियल प्लेजर की बात करता है, यानी वो भौतिकवाद की बात करता है, वो भौतिकवाद की बात करता है। तो भौतिकवाद का मतलब वस्तुवाद जिसको आप कहते हैं, अध्यात्मवाद का मतलब है जिसमें हम अध्यात्म, जिसमें हम स्पिरिट, जिसमें हम अपनी आत्मा, अपने परमात्मा की बात करते हैं। रिजेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और वो क्या करता है, पश्चिमी सभ्यता वाले विज्ञान को तो देखता है, विज्ञान को प्रश्रय देता है, लेकिन वो कहता है ईश्वर चीज नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि नहीं, वो सारी चीजें ईश्वर पर आधारित है, गॉड पर आधारित है। और हमारे यहाँ जो संस्कृति है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, ये पूरी तरह वैज्ञानिक है और बेस्ड है किसी पर? आवर सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन आवर नीड्स एंड आवर एनवायरमेंट। कहता हमारी जो संस्कृति है वो किस पर आधारित है? हमारी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, और हमारे एनवायरमेंट मतलब हमारा जो परिस्थितियां हैं उस पर निर्भर करती है। गांधी जी एक और बात कहते हैं कि अगर मान लो कि पश्चिमी सभ्यता वाले भौतिकवाद के जीवन में जीते हैं, वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जीते हैं, तो कहते हैं वो उन्हें जीने दो, उनको जीने से क्या मतलब है, उन्हें अपने लाइफ में जीने दो। क्यों? क्योंकि उनके एनवायरनमेंट को वो सूट करता है। और कहते हैं कि तुम लेकिन स्पिरिचुअलिज्म में जियो, क्योंकि हमारे लाइफ को, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी देश की सभ्यता और संस्कृति को यही सूट करता है, तो उनको अपना अनुकरण करने दो, तुम उनका अनुकरण मत करो। क्योंकि जिसने अनुकरण किया वो उसकी संस्कृति और सभ्यता समाप्त हो गई। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, मिस्र का उदाहरण दिया, इजिप्ट का उदाहरण दिया, ग्रीस का उदाहरण दिया, उन्होंने उदाहरण दिया, चाइना का उदाहरण दिया, उन्होंने जापान का उदाहरण दिया। इन सारी संस्कृति जो बड़े बड़े थे उन सब का उदाहरण देकर उन्होंने समझाया कि ये सब के सब एक समय
पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करते कर उन्होंने अपनी संस्कृति खो दी। इसलिए भारत अभी भी अपनी संस्कृति में जिल रहा है, क्योंकि इतने वर्ष अंग्रेजों को गुलाम होने के बावजूद भी हमने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। इसलिए हमारी जो संस्कृति है, वो जो सभ्यता है, वो हमें ये बताती है कि हमें किसी दूसरे का अनुकरण नहीं करना है। और गांधी जी भी यही कहते हैं कि हमें किसी दूसरे का अनुकरण नहीं करना है। हम उनके अनुकरण में अगर पीछे भागेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी संस्कृति को खो देंगे। इसे कहते हैं नहीं, अनुकरण नहीं करना है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें सूट करता है और उनकी संस्कृति उसके एनवायरनमेंट को सूट करता है। इसलिए हमारा सिविलाइजेशन जो बेस्ड है वो हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हमारे एनवायरनमेंट को सूट करता है। सो द ब्लाइंड इमिटेशन, इसलिए गांधी जी कहते हैं आंख बंद करके किसी का अनुकरण करना ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन को अनुकरण करना, ये तो बिल्कुल जीते जी अपनी आत्महत्या करने जैसा है उनकी। और हम क्यों बदले? गांधी जी कहते हैं हम क्यों बदले? जब हमारे पूर्वजों ने अच्छी चीजें खोज कर हमें दी हैं, तो हम क्यों बदले? हमारी ये संस्कृति है, ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट कल्चर्स में से आती है, इसलिए हम उसे क्यों चेंज करें? इसे कहता है हमें उसे चेंज करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। नो नीड टू चेंज, नो नीड टू बी कन्वर्टेड, हमें इसके चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सो यू मस्ट स्टिक टू योर सिविलाइजेशन, टू योर कल्चर, टू योर सिविलाइजेशन, एंड it is in the original form. Otherwise, if you follow the civilization of Western, you must lose your own character, you must lose your own civilization and culture. That's why it is a kind of thing, and it is also advised by Gandhi ji that we should not follow the culture and civilization of the Western. That's why here he has written our civilization is based on our needs and environment. इसे वो कहते हैं नहीं, हमें अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को क्या करना है? फॉलो करना है। सो द ब्लाइंड इमिटेशन, इसलिए ये जो आंख बंद करके किसी चीज का अनुकरण, कि ये हमारा जो अनुकरण, कि हम आंख बंद करके बिना सोचे समझे अगर उनका अनुकरण करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ये सुसाइडल होगा। समझ लो ये हमारी आत्महत्या से कम नहीं है। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन, वो कहते हैं ये हमारे प्रत्येक भारतवासियों की ड्यूटी बनती है, प्रत्येक भारतवासियों का ये कर्तव्य बनता है टू फॉलो द हाई आइडियल्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इसलिए किसका? हाई आइडियल्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इसलिए भारतीय जो संस्कृति है उसको हम अक्षुण्ण रखें, उसके आइडियल्स को, उनके विचारों को, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे विचार दिए हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स ने हमें जो दिया है, इनको हम बनाए रखें, उनके आइडियल्स को, उनके, यही हमारा मोटो होना चाहिए अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। अब ये हो गया आपकी पूरी की पूरी चीजें जो मैंने आपको समरी के रूप में आपको बताया। तो ये जो समरी था, जो मैंने इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लिए मैंने आपको महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया ये जो समरी था, उसके हल्के फुल्के और थोड़े समराइज करके मैंने पूरे बुक के बारे में, पूरे चैप्टर के बारे में आपको बताया। अब यहां से बेटा आप देखो, यहां से आपके कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड के ऊपर दिख रहे हैं। ये क्वेश्चन यहां से आप डील करोगे, जितना अभी आप समझे हैं उसी के आधार पर आपका ये प्रश्न होगा, और ये प्रश्न को आप अपने देखिएगा, अपनी कॉपी पर भी आंसर कर सकते हैं और आप मेरे साथ भी आंसर कर सकते हैं। आप मैसेज करके भी आंसर दे सकते हैं, और आप मैसेज करके ये भी दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा इस बात को, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक्स भी करना है और शेयर भी करना है, ताकि आप जैसे दूसरे और भी जो बिहार के बच्चे हैं, जो दूर सुदूर कहीं पर, जिनके पास ये साधन नहीं है, वो कम से कम इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो ये आपका भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है। जैसे अभी गांधी जी ने क्या कहा, हमारा ये मोरल हमारा ये धर्म बनता है, ऐसे आपका भी ये धर्म बनता है कि आप इसको शेयर करके और बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि ये वीडियो उनको भी लाभान्वित कर सके। तो चलो हम लोग कोशिश करते हैं आगे। ये प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। गांधी जी कहते हैं द माइंड इज अ रेस्टलेस, कहता हमारा माइंड क्या है, कहता ये रेस्टलेस क्या है, कहता बेचैन। गांधी जी ने अपनी कहानी में कहा है रेस्टलेस बर्ड है ये बेचैन चिड़ियों के जैसा है।
कहता मन को क्या है, मन एक बेचैन चिड़िया की तरह है, जितना अधिक इसे दे दोगे उतना और अधिक प्राप्त करने की बात ये सोचता है। तो मन कभी संतुष्ट होता नहीं है, जितना इसको देते जाओगे उतना और वो चाहेगा। इसे कहता है द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। तो कौन सा आंसर हो गया इसमें, आंसर नंबर आप बी नंबर आंसर करोगे। आंसर नंबर कौन हो गया बच्चा, आंसर नंबर आप करोगे बी नंबर, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड का हो गया, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर इसमें कर दोगे बी नंबर, आपका हो गया आंसर ये बी नंबर। तो यहां पर क्या भरा जाएगा, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जितना अधिक हम उसे प्राप्त करते हैं उतना ही अधिक, जितना अधिक हम प्राप्त करते हैं और उतना अधिक प्राप्त करने की हमारे मन में इच्छा होती है। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा बर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, कहता ऑब्जर्विंग ऑल दिस, कहता इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करने पर आवर एंसेस्टर्स, यानी हमारे जो पूर्वज जो थे वो डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, हमारे पूर्वज ने हमसे क्या कहा कि हमें अपने विलासतापूर्ण चीजों से, जो आरामदायक चीजें हैं उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने कहा ऐसी चीजों से दूर रहें, क्यों, एंड प्लेजर इज फ्रॉम, क्योंकि खुशियां कहां से मिलती हैं, ए पिंच ऑफ स्नैप, ये कहां से लिया गया था, प्लेजर इज फ्रॉम, कहता ये बातें किस चैप्टर से ली गई हैं, तो आपको सबको पता है कि ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये बातें कही गई हैं। तो हमारा कौन आंसर हो गया, आंसर नंबर तीसरा हो गया, सी नंबर हमारा आंसर हो गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो सी नंबर हमारा आंसर हो गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो सी नंबर आपका आंसर हो गया, क्योंकि इसी चैप्टर से ये लिया गया है। आगे बढ़े हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, आवर फोर फादर्स, यानी हमारे पूर्वज, डिड नॉट इन्वेंट, उन्होंने, इन्वेंट करना मतलब होता है नई चीजों को आविष्कार करना, तो डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, उन्होंने कहा, हमारे गांधी जी कहते हैं हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने मशीनों का आविष्कार नहीं किया। अच्छा क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं था कि बुद्धि नहीं थी, मशीन वो बना नहीं सकते थे, परंतु उनके मन में था कि अगर मशीन आपने बनाया तो आप मशीन के गुलाम हो जाओगे, मशीन ही आपका काम करेगा, आपका हाथ पांव काम नहीं करेगा, तो आप क्या हो जाओगे, लेजी हो जाओगे, आलसी हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। इसलिए उन्होंने मशीन पर निर्भरता की बात नहीं कही, उन्होंने कहा अपने हाथ पांव पर निर्भर रहो, इसलिए उन्होंने मशीन को अवॉइड किया। उन्होंने कहा नहीं, शुरू में मशीन को तो लगता है कि वो हमारे नौकर की तरह काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे मशीन के ऊपर जब निर्भर हो जाते हैं तो मशीन के हम गुलाम हो जाते हैं, फिर मशीन हमारा मालिक बन जाता है। इसलिए फोर फादर्स ने क्या कहा, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, बिकॉज, क्यों नहीं इन्वेंट किया, दीज वुड हैव मेड अस लेजी, बिल्कुल देखो पहला ही आंसर हो गया, क्योंकि वो क्या कर चुके होंगे, तो ये हमें क्या कर देंगे, कहता है हमें लेजी बना देंगे। दीज वुड हैव मेड अस स्मार्ट, नहीं स्मार्ट होंगे नहीं, हम लेजी हो जाएंगे। दीज हैव मेड अस प्राइड, बिल्कुल नहीं, दीज वुड हैव मेड अस लेजी। अच्छा पहला और तीसरा का ऑप्शन एक ही हो गया आपका, है ना, कोई बात नहीं है, पहला और चौथा दोनों ऑप्शन सेम लिखा गया, तो कोई बात नहीं है, ए और डी वहां ऐसा नहीं रहेगा, आपको एग्जामिनेशन में यहाँ प्रिंट होने में कहीं कहीं एरर हो गया है, लेकिन आप ए और डी दोनों है, तो यही आपका आंसर होगा। आपको आंसर समझ लेना है, आपको आंसर जान लेना है। चलिए आगे देखिए, व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, कहता है ये आधुनिक जो हमारा सिविलाइजेशन वो क्या है, इट इज द वर्शिप ऑफ, कहता जो हमारा जो आधुनिक जो हमारी सभ्यता है वो किस चीज पर आधारित है, तो मैंने कहा ना हमारी जो पुरानी सभ्यता है वो आधारित है स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर, और हमारी नई सभ्यता जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो पश्चिमी सभ्यता है, वो किस पर आधारित है, वो आधारित है हमारे वस्तुवाद पर, वो आधारित है मेटेरियलिज्म के ऊपर। तो जरा देखिए क्या कहता है, वर्शिप ऑफ, ये किसी की पूजा करता है, कहता मटीरियल की पूजा करता है, इथिकल नहीं, ब्रदरहुड नहीं, इक्वलिटी नहीं, तो किसकी पूजा करता है, ये मटेरियल मतलब वस्तु, वस्तु की पूजा करता है, जिससे हमको अवॉइड करना चाहिए। तो चौथा का आंसर नंबर क्या हो गया, चौथा का आंसर नंबर हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग,
आगे बात करते हैं। वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, रूलर ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट कहते हैं मिस्र देश को, मिस्र जो देश है उसको इजिप्ट कहते हैं। उनके रूलर्स को क्या कहते हैं? गांधी जी ने कहा है, क्या उसको जार्स कहते हैं? नहीं, उसको फेरो कहते हैं, बिल्कुल उसको फेरो कहते हैं। फेरो वहां के राजा को क्या कहा जाता था? वहां जो रूलर्स थे वो वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट क्या कहलाते थे? फेरोज, तो उसको फेरो कहते थे। आज देखो फेरो की शासन खत्म हो गई, इजिप्ट मिस्र जो है पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता में रंग गया। अब उसकी अपनी संस्कृति समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का अनुकरण किया, क्योंकि उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज को अनुकरण किया, इसलिए अपनी संस्कृति वो भूल गए और आज वो कहीं के नहीं रहे। बहुत स्थिति उनकी खराब भी है। अगला देखिए, फेरो जो इजिप्ट के राजा थे, रूल्ड एंशियंट, वो रूल किया करते थे प्राचीन किसको? फ्रांस को नहीं, इजिप्ट को यस, इंडियन को नहीं, ग्रीस को नहीं, यूनान को भी नहीं। तो इजिप्ट यानी मिस्र में फेरो राजा मिस्र के हुआ करते थे। ठीक है, तो ये इजिप्ट के, इजिप्ट एंशियंट इजिप्ट की बात करेंगे। तो छठा का आंसर नंबर कौन हो गया? बी नंबर आपका आंसर हो गया। 7वां नंबर पे आइए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन उच्च विचार। ये इज द बेस ऑफ, ये किसका बेस है? इंडियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन और यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो आपको मैंने अभी कहा ये भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो सभ्यता है, उसका मूल मंत्र है। क्या मूल मंत्र है? मूल मंत्र है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मतलब क्या? मतलब कि हमारा सादा जीवन और उच्च विचार, ये हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वां के बाद हम बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यूज ऑफ आर ग्लिटरिंग इवन टुडे। वैल्यूज ऑफ, किसका वैल्यू, किसकी वैल्यू, किसकी उपयोगिता आज भी वो चमक रहा है। कौन सी उपयोगिता, किसकी उपयोगिता? कहता है इंडियन सिविलाइजेशन की उपयोगिता, रोमन सिविलाइजेशन का वैल्यू, ग्रीक सिविलाइजेशन का वैल्यू, चाइनीज सिविलाइजेशन का वैल्यू। तो देखो इंडियन को छोड़कर रोमन, ग्रीक, चाइनीज, ये सारी सभ्यताएं आज पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता में रंग गई। तो हमारी जो सभ्यता जो बची हुई है, जो एकमात्र सभ्यता बची है, वो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन। इसे 8वां का आंसर क्या हो गया? इंडियन सिविलाइजेशन। तो यहां पर आंसर करेंगे आप इंडियन सिविलाइजेशन को। इंडियन सिविलाइजेशन को हम उसको बात करेंगे बोल दो क्लास में। ठीक है, तो चलिए अगला बात करते हैं। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, किसका मोटो है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग? यानी सादा जीवन और उच्च विचार। अभी बोले थे सादा जीवन और उच्च विचार, ये किसका मोटो है? तो फिर से वही क्वेश्चन आपका आ गया, ईस्टर्न फिलोसफर, वेस्टर्न फिलोसफर, नॉर्थ फिलोसफर, ब्रिटेन। तो सबसे पहले ब्रिटेन का तो नहीं है, नॉर्थ फिलोसफर का नहीं है, वेस्टर्न फिलोसफर का नहीं है, ये हमारे कौन से फिलोसफर है? ईस्टर्न फिलोसफर। ईस्टर्न फिलोसफर में कौन आते हैं? भारतीय फिलोसफर ईस्टर्न फिलोसफर में आते हैं। पूर्वी जो हमारे जो फिलोसफर्स हैं, पूर्वी जो हमारे जो दार्शनिक हैं, जिसमें गांधी जी भी एक हुए, है ना, ऐसे बड़े बड़े दार्शनिक हमारे देश में हुए। गांधी तो बहुत बाद में हुए, ना जाने हमारे वेद के समय से बड़े बड़े दार्शनिक हुए। और एक भगवान कृष्ण को भी एक बड़े दार्शनिक के रूप में गीता में उन्होंने जीवन जीने की कला बताई है। तो आप समझ लो कि हमारा मोटो है ईस्टर्न फिलोसफर का, ये हमारा मोटो है। तो 9 का आंसर नंबर कौन हो गया बच्चा? 9 का आंसर नंबर बेटा हो गया ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। ये वर्ल्ड फेमस जो एटिक सिविलाइजेशन है, इज इन, कहां ये एटिक सिविलाइजेशन? ग्रीस में, इटली में, स्पेन में, पुर्तगाल में। तो कहता है पुर्तगाल में नहीं है, स्पेन नहीं है, इटली नहीं है। तो ये हमारा एटिक सिविलाइजेशन कहां है? तो ग्रीस का जो सिविलाइजेशन था, इसी को हम एटिक सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ग्रीस, यूनान की सभ्यता को ही एटिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जो अब पूरी तरह से पश्चिमी सिविलाइजेशन में बदल चुका है। तो ग्रीस को ही एटिक सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन देखोगे, आंसर जब मैं कर रहा हूं इसको बार बार देखना, वीडियो को रिवाइंड कर करके बार बार देखना इसे। आई एम नो हेटर ऑफ द
गांधी जी कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था, गांधी जी ने क्या कहा था, आपको किसी भी दूसरी सभ्यता से अगर उनकी जो अच्छी चीजें आपको मिलती हैं उनको ले लो। इसका मतलब है कि गांधी जी कहते हैं इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद कहीं ऐसा न लगे किसी के मन में कि गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के विरोधी थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा, वो सभ्यता और संस्कृति उनके एनवायरनमेंट को सूट करता है, हमारी सभ्यता और संस्कृति हमारे एनवायरनमेंट को सूट करता है। इसे कहते हैं उनको अपना फॉलो करने दो, हम अपना फॉलो करें। हमारे जो पूर्वजों ने इतने दिनों के मेहनत के बाद हमारे लिए जो अच्छी चीजें खोज करके हमें जो दी है, हमें उसे अनुकरण करना चाहिए। इसे गांधी जी कहते हैं हम पश्चिमी सिविलाइजेशन के हेटर नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि उनसे हेट करते हैं, हम उनसे घृणा नहीं करते हैं। इसे कहते हैं आई एम नो हेटर ऑफ कौन सा, ईस्ट नहीं, नॉर्थ नहीं, साउथ नहीं, वेस्ट। कहते हैं हम पश्चिमी जो देश हैं, पश्चिमी जो हमारे सिविलाइजेशन है, गांधी जी कहते हैं हम उनके हेटर नहीं है, हम उनके कोई घृणा हम उनके करने वालों में से नहीं है। तो चलिए 11 का आंसर नंबर कौन हो गया, डी नंबर आपका आंसर हो गया। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्या कहता है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, इंडियन ग्लोरी, भारत का जो ग्लोरी है, भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो आकर्षण है, हमारी संस्कृति तो हमारा आकर्षण है। तो भारत का जो संस्कृति का जो आकर्षण है वो क्या है, क्या है, इट इज इमूवेबल, मूवेबल, अनसिविलाइज्ड और डाइवर्सिफाइड। तो हम डाइवर्सिफाइड हैं, डाइवर्स है। कैसा है, इंडियन ग्लोरी कैसा है, इमूवेबल है, न परिवर्तनशील है, जिसको आप अपरिवर्तनशील कह सकते हो, अपरिवर्तनशील आप कह सकते हैं, अपरिवर्तनशील, यानी ये अपरिवर्तनशील है। देखो बच्चा क्या कह रहा है, ये अपरिवर्तनशील है, इसे कहता है इमूवेबल है। तो इंडियन ग्लोरी हमारा क्या है, अपरिवर्तनशील है। बिल्कुल यही हमारा आंसर है। हम लोग चाहे इतने दिनों तक हम न जाने कितने लोगों के गुलाम रहे, परंतु फिर भी हमारी संस्कृति आज भी पूरी दुनिया में, हमारी पुरानी जो संस्कृति आज भी जीवित है। इसका मतलब है कि हमने बदला नहीं है, इसलिए हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो ग्लोरी है वो कैसी है, इमूवेबल है। ये सारी चीजें नहीं है, हमारी ग्लोरी यही है। इंडियन ग्लोरी क्या है कि हम इमूवेबल हैं, हम अपरिवर्तनशील हैं, हम परिवर्तन नहीं करते हैं, हमारे परिवर्तन हमारे अंदर नहीं है। Wealth and luxuries do not make a happy. Wealth and luxuries do not make a wealth। कहता है हमारे पास धन, हमारा बहुत सारा धन हो, विलासतापूर्ण जीवन और हमारा धन क्या किसी व्यक्ति को सुखी बनाता है? अगर ऐसा होता तो गांधी कहते हैं तब तो सारे गरीब दुखी होते और सारे अमीर मन से खुश होते। लेकिन हमें तो देखने में उल्टा ही लगता है, ज्यादातर अमीर लोग नाखुश नजर आते हैं, वो ज्यादा परेशान नजर आते हैं, और और गरीब ज्यादा खुश नजर आते हैं। गांधी जी कहते हैं ये हमारा खुश, ये हमारा सुख और दुख, ये हमारी खुशी, ये हमारी कहाँ है, मेंटल चीजें हैं। ये पैसों से और विलासतापूर्ण चीजों से नहीं आता है, ये तो हमें अंदर से प्राप्त होता है। तो गांधी जी कहते हैं वेल्थ और लग्जरीज डू नॉट मेक किसको, अ मैन हैप्पी, किसी आदमी को वो खुश नहीं करता है। बाकी तो सब ऑप्शन आपका गलत है। 14 नंबर देखिए, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय एंड राइटर्स। पीपल ऑफ यूरोप यानी यूरोपियन संस्कृति के जो लोग हैं, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय एंड राइटर्स, वो इंस्पायर्ड है, किससे इंस्पायर्ड है, वो किससे इंस्पायर्ड है? तो कहता है पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय जर्मन एंड रोमन राइटर्स, ब्रिटिश एंड रोमन राइटर्स, इंडियन एंड ग्रीक राइटर्स, ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। तो पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग किससे इंस्पायर्ड हैं, किनसे इंस्पायर्ड हैं? इंस्पायर्ड है हमारे इंडियन और ग्रीक राइटर से इंस्पायर्ड हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें भारतीय संस्कृति से ली है और बहुत सारी चीजें यूनानी संस्कृति से उन्होंने ली है, तो उनसे इंस्पायर्ड है वो। तो भारतीय और किनसे, कहता इंडियन और ग्रीक, इसी दो सिविलाइजेशन से, दो लोगों से बड़े वो प्रभावित हैं। उनके जो राइटर्स हैं इसे इंडियन और ग्रीक, ये दो लोगों से, इससे सी नंबर आपका आंसर होगा। अगला देखिए,
गांधी जी वेंट टू चंपारण। गांधी जी चंपारण मूवमेंट के लिए भारत में चंपारण, बिहार में एक जगह है चंपारण, आप लोगों ने पढ़ा होगा। गांधी जी चंपारण आए थे, कौन साल आए थे? अलग से ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर के अलग से एक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। गांधी जी वेंट टू चंपारण, कौन सी ईस्वी में गांधी जी चंपारण गए थे? तो कहता है 1917 ईस्वी में, 1917 में गांधी जी चंपारण बिहार की धरती पर आए थे, जहां नील की खेती के विरोध में उन्होंने एक सत्याग्रह किया था। और यहीं से उन्होंने एक नई चीज की शुरुआत की थी, सिविल डिसोबीडियंस वार, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सिविल डिसोबीडियंस वार की शुरुआत यहीं बिहार की धरती से हुआ था। और गांधी के जीवन का ये जो सिविल डिसोबीडियंस वार, जो नील की खेती के किसानों के पक्ष में गांधी जी आए थे मोतिहारी में, जो कि चंपारण में पड़ता है, वहां आकर के उन्होंने विरोध किया था। यहां से गांधी को गांधी बनने में यह बहुत सहायता उन्होंने किया था। तो 1917 उनके जीवन का एक बहुत बड़ा सा काल रहा, एक बहुत बड़ी सी घटना थी उनके जीवन की। सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर ऋषिज, फ्रीडम फाइटर्स, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। क्या कहता है? सैक्रिफाइस यानी त्याग हमारा ऋषि और मुनियों का एम रहा है। हमारे ऋषि महर्षियों ने बताया कि किसी भी चीज के लिए त्याग करना चाहिए। तो किन की बात है? फ्रीडम फाइटर्स की? नहीं। साइंटिस्ट की? नहीं। इंजीनियर्स की? नहीं। तो किन के? ऋषियों की। तो कहता है सैक्रिफाइस इज द सोल एम। ऋषि और महर्षि क्या करते हैं? अपने पूरा जीवन ही सैक्रिफाइस कर देते हैं मानव कल्याण के लिए, समाज के लिए, और अच्छी अच्छी चीजें वो समाज को दे देते हैं। इसे यहां पर क्या हो जाएगा? ऋषिज हो जाएगा। तो 16 का आंसर नंबर ए नंबर कर दिए। अगला देखिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। मालूम है ये एक किताब है जो गांधी जी ने लिखा है, और ये गांधी जी ने अपने जीवनी को उन्होंने इस किताब का नाम दिया है। अपनी जीवनी लिखी है, अपनी ऑटोबायोग्राफी है उनकी आत्मकथा है, जो गांधी जी ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा, उस आत्मकथा की किताब का अंग्रेजी का जो नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, और हिंदी में इसी को क्या कहते हैं? इसी को हिंदी में कहते हैं सत्य के मेरे प्रयोग। इनका नाम है सत्य के मेरे प्रयोग। गांधी जी का दो बड़ा ही प्रसिद्ध हथियार था गांधी जी के लिए, जिसी दो हथियार के तहत उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी, एक ट्रुथ और दूसरा नॉन वायलेंस। ये इनके दो हथियार हैं। कभी कभी पूछ देता है आपको कौन से दो वेपन्स थे उनके? ट्रुथ और दूसरा जो वेपन्स था उनका नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये दो उनके जबरदस्त हथियार रहे। तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये सत्य के मेरे प्रयोग, तो महात्मा गांधी ने लिखा है। तो ये रिटन बाई किनका? महात्मा गांधी की आत्मकथा है, और महात्मा गांधी ने स्वयं। ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसको ध्यान रखना। माई एक्सपेरिमेंट में ट्रुथ किनके द्वारा लिखा गया? तो ये गांधी जी की आत्मकथा है, इसे गांधी जी ने स्वयं इसे लिखा है। तो महात्मा गांधी आप इसका कर दोगे ए नंबर। अगला देख लीजिए आप लोग, वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर। कौन है स्पिरिचुअल लीडर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी। बताओ कौन से स्पिरिचुअल लीडर? स्पिरिचुअल लीडर समझते हैं? आध्यात्मिक नेता, जिन्होंने अध्यात्म की बात की। गांधी जी को एक आध्यात्मिक और दार्शनिक भी कहा गया। वो केवल एक लीडर नहीं थे, केवल पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक बहुत बड़े संत भी थे, एक बहुत बड़े संत भी थे। तो गांधी जी को क्या कहा गया? एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे, एक आध्यात्मिक नेता भी थे। इसलिए किनको? महात्मा गांधी को। इसलिए 18 का आंसर नंबर डी हो गया आपका। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। ये तो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि गांधी जी को हम क्या मानते हैं? गांधी जी को हम अपने राष्ट्र का पिता मानते हैं। राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी को कहा गया। एक उपाधि है उनके राष्ट्रपिता को। किनको? जवाहरलाल नेहरू? नहीं। महात्मा गांधी? यस, दिस इज द आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? नहीं। डॉक्टर BR अम्बेडकर? नहीं। तो कौन है? कौन है हमारे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। कौन? ओल्ड पीपल, आवर एंसेस्टर्स, यूथ, एडल्ट्स। कौन लोग
satisfied with small villages। कहता है छोटे छोटे गांव में ही संतुष्ट थे। तो गांधी जी कहते हैं हमारे पूर्वज वो गांव को नहीं छोड़ते थे, वो कहते हैं अपने छोटे छोटे गांव में ही संतुष्ट थे। तो कौन थे वो? हमारे एंसेस्टर्स, इंडियंस, हमारे पूर्वज। यहाँ देखिए, ओल्ड पीपल, आवर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है? पूर्वज जिसको कहते हैं। तो हमारे जो पूर्वज जो थे वो अपने छोटे छोटे गांव में ही संतुष्ट थे, क्योंकि उनको लगता था कि गांव की अपनी संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता है, और वहां ज्यादा खुश थे। उन्होंने ये भी बात कहा कि जितने भी शहरों का निर्माण किया गया वहां चोर, डकैत, लुच्चे लोग रहते हैं, वहां एक दूसरे को ठग सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां कोर्ट इसलिए बना है, वहां थाना इसलिए है क्योंकि वहां ठग ज्यादा हैं, वहां चोर ज्यादा हैं, क्रिमिनल्स ज्यादा हैं। इसे गांधी जी कहते हैं हमारे एंसेस्टर्स अपने छोटे छोटे गांव में ही खुश थे। तो हमारे एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स कहते हैं पूर्वज को। अगला देखिए, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन। गांधी जी गुजराती थे और कहते हैं गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का क्या मतलब है। सिविलाइजेशन के लिए एक टर्म का इस्तेमाल गांधी जी ने किया है। सिविलाइजेशन को यानी सभ्यता, जो सिविलाइजेशन शब्द है उसे गुजराती भाषा में हम क्या कहते हैं? बैड कंडक्ट नहीं, इंटेलिजेंट कंडक्ट नहीं, क्या कहते हैं? गुड कंडक्ट। यानी गुजराती भाषा में, क्वेश्चन आता है आप लोगों को, यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने कहा है गुजराती भाषा में हम क्या कहते हैं? गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या है? गुड कंडक्ट, यानी अच्छा व्यवहार। इसी को हम क्या कहते हैं? हम सभ्यता कहते हैं। सभ्य व्यक्ति किसको कहते हैं? जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसका चाल चलन अच्छा हो, जिसका जिसका चरित्र बढ़िया हो, उसको कहते हैं सिविलाइज्ड मैन कहते हैं। तो अच्छा व्यवहार ही, गुड कंडक्ट ही गुजराती में सिविलाइजेशन का अर्थ होता है। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। यहां मोड कर दिएगा, मेड लिखा गया है, गलती से मोड होगा। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। सिविलाइजेशन जीवन जीने का, व्यवहार का वैसा तरीका है विच पॉइंट्स आउट द मैन पाथ ऑफ ड्यूटी, जो हमें किसी भी व्यक्ति को क्या करता है? कहता हमें क्या सिखाता है? कर्तव्य का रास्ते पर ले चलने की का पाठ सिखाता है, हमें लेसन देता है। तो हमारा सिविलाइजेशन क्या करता है? हमें कर्तव्य की तरफ, कर्तव्य के रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित करता है। कहता है ये कहाँ से लिया गया है? ये जो वाक्य है ये कहाँ से लिया गया है? ये चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर, इसी को हम कहते हैं। तो 22 का आंसर नंबर क्या कर दोगे? ए नंबर आंसर कर दोगे। नंबर 23 देखो, नंबर 23 क्या कहता है? सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फॉर फ्रॉम। कहता है हमारे कुछ इमीडिएट और ब्रिलियंट रिजल्ट्स हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन के, ये हमें पागल कर देता है। आज जो मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो आधुनिक जो हमारे विकास हैं, आधुनिक जो हमारे जो बहुत सारे जो आविष्कार किए गए, निश्चित रूप से हमें पागल बना देता है। आप छोटा सा डिवाइस ले लो, अब यहीं देखो, खड़े होकर के मैं यहाँ से आपका क्लास ले रहा हूँ और आप अपने घर पर यूट्यूब चैनल खोल करके आप वहाँ उसको एंजॉय कर रहे हो, आपसे पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? हमारे आधुनिक संस्कृति और आधुनिक जो हमारे जो आविष्कार हुए हैं उसकी ये देन है। निश्चित रूप से ये पागल कर देने वाली चीज है। कहता है मेडिंग रिसेस्टेड फ्रॉम भारत इज माई होम, ये कहां से लिया गया है? कहता है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से इस बात को कहा गया है। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है वॉज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। किसने कहा है कि वॉज डेड अगेंस्ट? वॉज डेड, कहता है गांधी जी वॉज डेड अगेंस्ट। गांधी जी हमेशा अगेंस्ट थे। गांधी जी विरोध क्या करते थे? किस चीज का? कि हम आंख बंद करके वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी जो सभ्यता है उसका आंख बंद करके अनुकरण करें। हालांकि ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि हम उनकी अच्छी चीजें नहीं ले सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, उन्होंने कहा जो उनकी अच्छी चीजें हम ले लिया। जैसे अभी देखो हम अच्छी चीजें ले लिए,
ये आविष्कार जो था मोबाइल का, फोन का, सारी चीजें जो जहां से मिला हम लोगों ने ले लिया, उस डिवाइस को हमने फॉलो किया, उस तरीकों को आपने अपनाया। लेकिन कहते हैं गांधी जी, लेकिन दिमाग आंखें खोल करके अगर लगे कि ये ऐसे कुछ अनुकरण है, अंधा अनुकरण नहीं करना है जिससे अपनी संस्कृति की हानि हो जाए। गांधी जी कहते हैं नहीं, इसे भूल करके भी नहीं करना है। तो ये बात किसने कहा था, किसने डेड अगेंस्ट थे? वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ब्लाइंड जो इमिटेशन के डेड अगेंस्ट कौन थे? गांधी जी थे। इसे गांधी के बारे में उन्होंने कहा है। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। कहता है कुछ तो बातें हैं, खास करके हिंदू जो शब्द में, हिंदुइज्म में, है ना, जो हमारे हिंदू जो संस्कृति है, हिंदुइज्म में कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो हमें आज भी अपनी संस्कृति को बचा के रखा है। ये किस चैप्टर से लिया गया है? इस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो 25 का आंसर नंबर कौन हो गया? 25 का आंसर नंबर हो गया सी नंबर आंसर हो गया। अगला देखिए, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम, सेम क्वेश्चन है जी, बी नंबर आपका आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये उसका आंसर है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा पहला एक चैप्टर जो मैंने आपको फिनिश किया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो हमने आपको बताया। आज एक चैप्टर की आपके सामने डिस्कशन रखा था इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इसको ध्यान से, जैसा मैंने आपको बताया है, निश्चित रूप से उम्मीद है मुझे कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी और आप इससे लाभान्वित होंगे। तो बेटा मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाइक्स भी करना है और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। क्यों? क्योंकि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, क्योंकि अब आपके एग्जामिनेशन में मात्र 1 महीने बचे हैं और इस 1 महीने में हम आपको हिंदी और अंग्रेजी का सारा चीज़ समराइज करके पढ़ा देंगे जितनी आपकी आवश्यकता है। तो मेरा पूरा उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सबको जोड़ने के लिए। वेरी गुड डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।